हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोग सरल रेखा में गति पार्ट का डिस्कस कर रहे थे। उसमें कल मैंने आप लोगों को चाल चाल के प्रकार में एक समान चाल, असमान चाल, असमान चाल में भी प्रकार को, औसत चाल तथा तात्क्षणिक चाल को पढ़ाया था। इसके पश्चात मैं वेग पढ़ाया था। वेग के प्रकार में भी एक समान वेग, असमान वेग और असमान वेग में औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। इस टॉपिक को पढ़ने के पश्चात मैंने चाल तथा वेग में अंतर पढ़ाया था। चाल तथा वेग को डिस्कस करने के पश्चात हम लोग पढ़े थे स्थिति समय ग्राफ। जो स्थिति समय ग्राफ था उसको भी हम लोग दो चीज़ों के लिए पढ़े थे, एक समान गति के लिए और असमान गति के लिए। तो इतनी सारी टॉपिकों का डिस्कस हमने पिछली क्लास में कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्थिति समय ग्राफ द्वारा गति का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ मोशन थ्रू पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, तो गति का विश्लेषण हम लोगों को यहाँ पर करना है। किसके द्वारा? पोजीशन टाइम ग्राफ के द्वारा। तो जब तक हम लोग ग्राफ नहीं बनाएंगे तब तक गति का विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो स्थिति समय ग्राफ में गति का विश्लेषण करने के लिए जितने तरीके का ग्राफ बनाया जा सकता है उतने तरीके का मैं ग्राफ बना रहा हूँ और उन सभी ग्राफ की सहायता से आपको स्पष्ट करूँगा कि यह ग्राफ गति के विषय में क्या कहना चाहता है या क्या कह रहा है या इस ग्राफ का क्या मतलब निकल रहा है। ठीक है, सो चित्र बनाते हैं। तो मैंने स्थिति समय के बीच 1 2 3 4 5 6 ग्राफ खींचे हैं। अब ये जो 6 ग्राफ हैं ये गति
को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, वही हम लोगों को इसमें जानना है या देखना है। तो मैं ग्राफ फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो ग्राफ फर्स्ट में मैं देख रहा हूं कि स्थिति समय के बीच जो वक्र या ग्राफ खींचा गया है वह समय अक्ष के समांतर है। यानी कि समय तो बढ़ रही है लेकिन वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो समय बढ़ता जाए, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन हो ही ना, वस्तु जहाँ की तहाँ पड़ी रहे, तो वस्तु किस अवस्था में होगी? विराम की अवस्था में होगी। तो एक लाइन में लिखेंगे कि ग्राफ 1 में वस्तु विराम की अवस्था में है। ओके, मैं ग्राफ 2 की बात करूं। ग्राफ 2 में मैं देख रहा हूं कि स्थिति समय के बीच जो ग्राफ है वो एक सीधी सरल रेखा में प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब जैसे जैसे समय बढ़ रही है वैसे वैसे स्थिति इसकी परिवर्तित हो रही है। तो क्या कहेंगे? ग्राफ 2 में वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है। ग्राफ 3 की बात करें तो ग्राफ 3 में भी एक सीधी रेखा तो प्राप्त हुई है लेकिन समय बढ़ रहा है, वस्तु की स्थिति में कमी हो रही है। यानी कि जो वस्तु है इसमें गतिमान तो है लेकिन धनात्मक वेग से नहीं, किस वेग से? ऋणात्मक वेग से। तो ग्राफ 3 में जो वस्तु है वह एक ऋणात्मक वेग से गतिमान है। इसमें धनात्मक वेग कह सकते हैं और उसमें ऋणात्मक वेग कह सकते हैं। अगर मैं ग्राफ 4 की बात करूं तो ग्राफ 4 में हम देख रहे हैं कि जो वस्तु का वेग है वो बढ़ते हुए वेग से, वस्तु का जो वेग है वह बढ़ते हुए वेग से गतिमान है। यानी कि ग्राफ 4 में जो वस्तु का वेग है वो बढ़ता चला जा रहा है। ग्राफ 5 की अगर बात की जाए तो ग्राफ 5 में जस्ट इसी का उल्टा है। ग्राफ 5 में जो वस्तु है वह घटते हुए वेग से गतिमान है। इसमें वस्तु का वेग बढ़ रहा है और इसमें वस्तु का वेग घट रहा है। ग्राफ 6 को देखा जाए, इसमें जो ग्राफ प्राप्त हुआ है, जो वक्र हमें प्राप्त हुआ है, मिला है, वह वाई अक्ष के समांतर है, यानी कि स्थिति के समांतर है। यानी कि समय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन वस्तु की स्थिति बहुत तेजी से परिवर्तित हो रही है। तो जरा आप सोचिए अपने दिमाग से कि समय में कोई परिवर्तन नहीं और स्थिति बहुत तेज परिवर्तित हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये क्या है? यह एक असंभव स्थिति है। लेकिन ये ग्राफ प्रदर्शित क्या कर रहा है कि इस ग्राफ में वस्तु की स्थिति बिना समय परिवर्तित हुए बहुत तेजी से परिवर्तित हो रही है, जो एक असंभव स्थिति है। कैसी स्थिति है? असंभव स्थिति है। तो मैंने इन सभी ग्राफ की सहायता से आपको गति का विश्लेषण करना बताया। तो अगर इस तरीके के ग्राफ मिलते हैं तो उन सभी ग्राफ के विषय में हम क्या कहेंगे वही हमको इससे पता चलता है। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, चलते हैं आगे। अगली टॉपिक होगी हम लोगों की त्वरण, जिसे हम लोग एक्सीलरेशन कहेंगे। एक्सीलरेशन। तो त्वरण क्या है? समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की जो दर होती है। यानी कि समय बढ़े और समय के साथ साथ वेग भी बढ़े, तो वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसी को त्वरण कहा जाता है। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक। तो जो त्वरण होता है, त्वरण बराबर लिखा जाता है, त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक, तो ये तो फार्मूला हो गया। मात्रक अगर मैं लिखूं इसका, वेग का मात्रक हम लोग पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड और समयांतराल के लिए सेकंड। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक, विमा क्या हो जाएगी, विमा मीटर के लिए यल, सेकेंड स्क्वायर के लिए T2, यानी कि पूरी विमा कितनी हो जाएगी, LT-2। ठीक, तो ये हो गया क्या, त्वरण। अब मैं तो ये हो गया त्वरण। ठीक है, त्वरण का फार्मूला, उसका मात्रक हो गया, और ये इसकी विमा हो गई। ठीक है, इसके पश्चात हम लोग जान लेते हैं कि धनात्मक त्वरण क्या होता है और ऋणात्मक त्वरण क्या होता है। तो कहा जाता है कि यदि वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है, यानी कि वेग बढ़ता जा रहा है, तो उसे धनात्मक त्वरण कहा जाता है। लेकिन यदि वस्तु का वेग समय के साथ साथ घट रहा है, तो उसे ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहा जाता है, रिटार्डेशन ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। यानी कि वस्तु का वेग अगर समय के साथ बढ़ रहा है तो धनात्मक त्वरण, और यदि वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है तो उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग त्वरण के प्रकार में। त्वरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। कल हम लोग पढ़े थे एक समान चाल, एक समान वेग, एक समान गति, तो उसी प्रकार से आज भी एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, क्या पढ़ेंगे इसको, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो क्या कहेंगे कि यदि वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में समान वृद्धि या समान कमी होती है तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण समान त्वरण कहलाता है। फिर से एक बार, यदि वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में समान वृद्धि या समान कमी उत्पन्न होती है तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि समान समय अंतराल में चाहे वृद्धि हो तो समान हो, और या तो कमी ही हो तो समान हो। ठीक, नंबर 2 पढ़ा जाता है असमान त्वरण। जिसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, क्या कहेंगे, यदि वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में असमान वृद्धि या असमान कमी हो, असमान वृद्धि या असमान कमी हो तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। यानी कि समान समय अंतराल होगा लेकिन उसमें वृद्धि या कमी समान नहीं होनी चाहिए, तो असमान होनी चाहिए। फिर से एक बार लिखने के लिए क्या लिखेंगे वो आपके ऊपर है, असमान लिखिए या समान वृद्धि या समान कमी न हो तो ये आप लिखिए, दोनों चीजें सेम है। परिभाषा में लिखेंगे क्या, यदि वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में समान वृद्धि या समान कमी न हो तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। ठीक, अब ये जो असमान त्वरण है इसी को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है एक औसत त्वरण, औसत त्वरण जिसको हम लोग एवरेज एक्सीलरेशन कहते हैं। एवरेज की असमान त्वरण से गतिमान किसी वस्तु के निश्चित समय अंतराल में वेग परिवर्तन तथा समय अंतराल का जो अनुपात होता है वही औसत त्वरण कहलाता है।
तो भाई मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण होता है ये हमेशा परिवर्ती चाल वेग त्वरण में ही उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको आप जानते रहिए। तो औसत त्वरण बराबर लिखा जा सकता है, औसत त्वरण बराबर हम लोग लिख सकते हैं वेग परिवर्तन अपॉन समयांतराल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, औसत त्वरण। इसके पश्चात हम लोगों को पढ़ना है तात्क्षणिक, तात्क्षणिक त्वरण, जिसको हम लोग इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन के असमान या परिवर्ती त्वरण से गतिमान किसी वस्तु का किसी क्षण विशेष पर जो उसका त्वरण होता है वही तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार, असमान या परिवर्ती त्वरण से गतिमान किसी वस्तु का किसी समय विशेष पर जो उत्पन्न त्वरण होता है वही तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। उसमें भी पुनः आपको वही बात माननी पड़ेगी। ठीक है, क्या कि माना कोई गतिशील वस्तु है जो समय अंतराल डेल्टा टी टू 0 में डेल्टा भी परिवर्तन या डेल भी परिवर्तन होता है, तो त्वरण को हम लोग ए से दिखाते हैं। तो ए बराबर लिखा जा सकता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा भी अपान डेल्टा टी, इसी को लिखा जाता है डेल वी अपान डेल टी। हालांकि ये डेल वी अपान डेल टी तो होता नहीं है, ये डिफरेंशियल होगा टी के रिस्पेक्ट में भी का। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम लोगों को तात्क्षणिक त्वरण का फार्मूला मिल जाता है। ओके, वेग समय ग्राफ। वेलोसिटी टाइम वेग समय ग्राफ में कहा जाता है कि सरल रेखा में गतिमान किसी वस्तु का भिन्न भिन्न समय पर वेग नाप कर वेग और समय के बीच खींचा गया जो ग्राफ होता है वही वेग समय ग्राफ कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए क्या कहेंगे। सरल रेखा में गतिमान किसी वस्तु का वेग नाप कर भिन्न भिन्न समय पर वेग को नापेंगे और वेग नापने के पश्चात वेग और समय के बीच जो ग्राफ खींचेंगे वही क्या कहलाएगा, वेग समय ग्राफ कहलाएगा। एक चीज और, जो वेग समय ग्राफ होता है वो प्रदर्शित क्या करता है, तो जो वेग समय ग्राफ होता है वह त्वरण को प्रदर्शित करता है। जैसे स्थिति समय ग्राफ वेग को प्रदर्शित करती है, वैसे ही वेग समय ग्राफ त्वरण को प्रदर्शित करता है। ओके, तो ये हो गया आपका वेग समय ग्राफ। तो मैं आपको एक चित्र बना करके समझा दूं कि एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ क्या होता है। एक समान गति के लिए, एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ, एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ओके,
तो एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ, तो मैं इसका फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाई एक्सिस और ये एक्स और ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। इस पर मैं समय को दिखा देता हूँ और इस पर मैं वेग को दिखा देता हूँ। तो अगर एक समान की बात होगी तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये देखिए, तो जो एक समान गति के लिए ग्राफ खींचा जाता है वो समय अक्ष के समांतर होता है। ओके, तो अब यही ग्राफ किसका है? ये एक समान गति के लिए है। एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ है। वेग समय ग्राफ से विस्थापन का निर्धारण। वेग समय ग्राफ से विस्थापन का निर्धारण यानी कि डिटरमिनेशन। डिटरमिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट from velocity, time, ग्राफ। ठीक है, वाई एक्स ये हो गया समय और ये हो गया वेग भी और ये समय t और ये ओरिजिन पॉइंट और ये एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ। इस पर मैं कोई 2 पॉइंट ले लेता हूँ। ये हो गया A, B, C, D, ये है T1 और ये है T2। इस समय अंतराल में किसी वस्तु का विस्थापन वेग समय वक्र तथा समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी कि ये जो वेग समय वक्र हमको प्राप्त हुआ और ये समय अक्ष के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, यही क्या कहलाएगा? वस्तु का विस्थापन कहलाएगा। सो देखते हैं कैसे लिखेंगे इसे हम लोग। तो देखते हैं इसमें हम फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे। तो इसमें कोई वस्तु है जो एक समान वेग से गतिमान है। ठीक है, इसका भी मैं कुछ नाम रख लेता हूँ। ये E है और ये F है। ठीक, एक समान वेग से गतिमान है और इसमें जो समय अंतराल है वो T2 और T1 है। यानी कि हम जब भी बात करेंगे समय के लिए तो T1 और T2 की बात करेंगे। तो इसमें समय अंतराल कितना हो जाएगा? समयांतराल बराबर क्या लिखा जा सकता है? T2 माइनस T1। जरा देखिए T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या है? EF क्या है? वेग भी। जरा देखा जाए, वेग भी बराबर क्या है? FC। क्या है? यहाँ से यहाँ तक वेग है इसका, यानी कि FC है। ठीक, तो वस्तु का विस्थापन, तो मैं आपको थोड़ा अलग से बताऊं। वेग बराबर हम लोगों ने पढ़ा क्या है? विस्थापन बटे समयांतराल, यही पढ़े हैं ना। तो विस्थापन बराबर वेग गुणे समयांतराल। तो वेग गुणे समयांतराल, तो वेग कितना है? FC गुणे समयांतराल कितना है? EF। FC गुणे
ई एफ। अगर मैं इसको इसकी लंबाई मानूं और इसको चौड़ाई मानूं तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि आकृति का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? सी डी ई एफ। तो एफ सी गुणे ई एफ को ही क्या लिखा जा सकता है? आकृति सी डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जो वस्तु का विस्थापन होगा वो आकृति सी डी ई एफ के क्षेत्रफल के बराबर लिखूंगा। जो वस्तु का विस्थापन है यानी कि वस्तु का विस्थापन बराबर वेग समय वक्र तथा समय अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल। ठीक, तो वस्तु का जो विस्थापन होगा वेग समय वक्र तथा समय अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा। सो इसे आप नोट। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक, यानी कि एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ क्या होता है? तो कहा जाता है कि जो एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचा जाता है तो उसमें जो हमें सरल रेखा या वक्र प्राप्त होता है तो उसकी जो प्रवणता होती है वह त्वरण को प्रदर्शित करती है। ठीक, तो वेग समय ग्राफ से त्वरण ज्ञात करना है, इसी में है, बस एक छोटी सी टॉपिक है ये। वेग समय ग्राफ से त्वरण ज्ञात करना हो जाएगा। इसको डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं इसमें। ये देखिए हो गया एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। इस पे मैंने दिखा दिया वेग v को, ये ओरिजिन पॉइंट O हो गया और ये समय t हो गया। ये मैंने एक समान त्वरण के लिए ग्राफ खींच दिया। इस पर मैंने दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट चलिए ये है। समय अक्ष पर लंब डाल दिया, स्थिति अक्ष पर, वेग अक्ष पर, सॉरी। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। अगर मैं इसको T1 और इसको T2 और ये V1 और ये V2, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये T2 माइनस T1, सॉरी समय अंतराल, और यहाँ तक जो वेग परिवर्तन होगा ये V2 माइनस, मैं A मान लेता हूँ,
इसे मैं b मान लेता हूँ और इसे मैं c मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया ABC और ये थीटा कोण पर है झुका हुआ। तो यहाँ से समयांतराल क्या लिखा जा सकता है? समयांतराल लिखा जा सकता है T2 माइनस T1। वेग परिवर्तन हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेग परिवर्तन V2 माइनस V1। त्वरण बराबर क्या पढ़ा जाता है? त्वरण बराबर पढ़ा जाता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, यही पढ़ा जाता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। त्वरण को ए से दिखाते हैं, तो ए बराबर वेग परिवर्तन की वैल्यू V2 माइनस V1 अपान समयांतराल की T2 माइनस T1। जरा फिगर में देखिए V2 माइनस V1 बराबर क्या लिखा जा सकता है? V2 माइनस V1 जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? BC अपान T2 माइनस T1 को AC। ठीक है, अब यही जो BC अपान AC है यानी कि A बराबर BC अपान AC और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। यानी कि जो वस्तु का त्वरण है वह वेग समय वक्र की प्रवणता है। क्या लिखेंगे? वस्तु का त्वरण A बराबर BC अपान AC, ये भी बराबर है tan थीटा के, और यही बराबर है किसके? वेग समय वक्र की प्रवणता की। सो स्टूडेंट्स, आई बात समझ में कि कैसे वेग समय ग्राफ से त्वरण को ज्ञात किया जाता है। सो राइट डाउन, नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अगली टॉपिक होगी असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ, जिसको इंग्लिश में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। ठीक है, तो हम लोग तो जान गए ही कि वेग समय ग्राफ से त्वरण का पता चलेगा। तो वेग समय ग्राफ से हम औसत त्वरण ज्ञात करते हैं। ठीक, तो इसमें भी तो हम लोगों को पहले एक फिगर ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हो गया y और ये हो गया x। इस पे हम दिखाएंगे समय t को और इस पर वेग v को। एक असमान त्वरण है ये। ठीक है, तो इस पर मैं जो है एक बिंदु ले लेता हूँ A और दूसरा बिंदु ये ले लेता हूँ B। इस पर जो टाइम लिया गया है वह T1 है और इस पर जो टाइम है वह T2 है। ओके, ये हो गया C। ठीक, ये है V2 और ये है V1। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक T2 माइनस T1, और इसको लिख सकते हैं V2 माइनस V1। ठीक, तो समयांतराल क्या हो जाएगा? समयांतराल इक्वल टू T2 माइनस T1 समयांतराल है ये। ठीक है, अगर मैं वेग परिवर्तन की बात करूं तो वेग परिवर्तन को लिखा जाएगा V2 माइनस V1। ओके, ये समयांतराल हो गया और ये वेग परिवर्तन हो गया। अब हमको ज्ञात करना है त्वरण। तो त्वरण A बराबर होता क्या है? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल
अंतराल। त्वरण ए, वेग परिवर्तन को क्या लिखा जा सकता है, v2 माइनस v1, और समयांतराल को लिखा जा सकता है t2 माइनस t1। फिगर से देखिए v2 माइनस v1 को हम लोग लिख सकते हैं bc, अपन t2 माइनस t1 को लिख सकते हैं ac। सो एक्सेलरेशन त्वरण a बराबर लिखा जा सकता है bc अपान ac, और ये bc अपान ac किसके इक्वल है, tan थीटा के। ठीक, यानी कि इसमें भी वेग समय वक्र की प्रवणता आएगी, लेकिन निश्चित समय अंतराल में उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की यह प्रवणता होगी। ओके, तो हम लोग लिखेंगे क्या, वस्तु का त्वरण, वस्तु का त्वरण ए बराबर BC अपान AC, और ये बराबर है tan थीटा के। तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि वेग समय वक्र, वेग समय वक्र के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ को पढ़ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, बाकी सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।